आज से हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच शुरू कर रहे थे, जिसका सेशन था 22 से 25। यह पेपर 6 में आप लोग को 3 ग्रुप पढ़ना था, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और वेक्टर स्पेस, या उसी का नाम था लीनियर अलजेब्रा। यह ऑफलाइन क्लास है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करें, रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में डालें। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। तो हम लोग बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़ा था रिंग के बारे में। पिछले 1-2 क्लास से हम आप लोग को थोड़ा बेसिक समझा रहे थे, कारण जो पार्ट 3 में है थोड़ा ही पढ़ना था रिंग। अब परिभाषा सब पार्ट 2 में भी पढ़ लिया था, उसका थोड़ा विस्तार रूप। तो जिसका भी यूज पढ़ रहा है, सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आप थोड़ा चाहेंगे तो इसको लिखते भी जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एक साथ आइडियल का भी काम पड़ेगा, रिंग का भी काम पड़ेगा, फील्ड का भी काम पड़ेगा, स्क्रू फील्ड का भी काम पड़ेगा। तो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट थोड़ा दिखा रहे हैं। देखो, तो आज से हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे रिंग थ्योरी। इस रिंग थ्योरी से एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछता। हम आपको बता रहे हैं रिंग या ग्रुप या वेक्टर स्पेस, यह तीनों एक ही ग्रुप में है, यानी पेपर 6 में, और तीनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम। अगर आपको वेक्टर स्पेस पर है तो रिंग का काम पड़ गया, ग्रुप का काम पड़ गया। अभी रिंग बताएंगे, ग्रुप का काम पड़ेगा, ग्रुप बताएंगे, रिंग का काम पड़ेगा। कहने का सेंस, हम वैसे अलग अलग नाम दे दिया रिंग थ्योरी, लेकिन आप समझो कि रिंग थ्योरी के साथ साथ आपका यहाँ पर ग्रुप थ्योरी, दोनों समझिए कि एक साथ ही आपका हो जाएगा बाबू, ध्यान से। रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से भी आपको एग्जाम में पूछता है 4 क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, और इसमें मैक्सिमम आपको लैंग्वेज है, बता। लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं। चलते हैं, देख बाबू, तो हम बता रहे थे आपको रिंग थ्योरी या ग्रुप थ्योरी। तो हम यहाँ पर आपको पहले बता रहे थे रिंग थ्योरी के बारे में। तो रिंग थ्योरी में हम बताए थे आप लोग को, रिंग थ्योरी में बताए थे कि रिंग क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो एलिमेंट। तो ये सब चीज पढ़े थे आप। जब रिंग पढ़ेंगे तो ग्रुप का काम पड़ेगा, ग्रुप पढ़ेंगे रिंग का काम पड़ेगा। तो हम आप लोग को यहाँ पर बता रहे थे रिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन रिंग विथ एग्जाम्पल, जिसको आप बारीकी से बना सकते। यह पार्ट 2 का ही सिलेबस। अब कह रहा था यहाँ पर, एक सेकंड, चलो बाबू। तो हम इसमें शुरू किया था आप लोग को रियांशु रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी बहुत सा टर्म्स हमने बताया था आप लोग को, लेकिन हम आपको बुक से ही बता रहे कॉन्सेप्ट। राकेश, 100% क्वेश्चन बैंक का सवाल बनेगा आपसे, 100%। 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, 2-4 क्वेश्चन हमसे भी नहीं बने, तुमसे कैसे बनेगा? हंस रहा यार। चलो, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को आप सरल भाषा में समझें और अपने भाषा में लिखना है। तो हम बता रहे थे रिंग के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन रिंग विथ सुटेबल एग्जाम। तो कल भी हम बताए थे कि रिंग का परिभाषा लिख देना, सुटेबल एग्जाम्पल का मतलब कोई एक क्वेश्चन बना दे।
वैसे यह पार्ट 2 का सिलेबस था, यह पार्ट 2 का सिलेबस था कि डिफाइन रिंग विथ एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी आपको पार्ट 3 में भी पूछ देता है, देखेंगे क्वेश्चन बैंक। तो रिंग का परिभाषा जानते हो, 8 गो लो। कोई भी एक एग्जाम्पल का मतलब अपने से कोई एक सेट मान लेना, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, कह रहा है कि रिंग का क्वेश्चन है तो रिंग का परिभाषा आप लिख देना। क्वेश्चन से जो एग्जाम्पल है उससे आप उसको सेटिस्फाई करा दोगे तो 100% सेटिस्फाई कर जाएगा और किताब से अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिफाइन रिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल आप सीख गए। एक चीज हम बता रहे थे आपको यहाँ पर कि सब रिंग क्या होता, ये नहीं लिखाए थे, तो यहां से हम बताए आपको, तो लिखते भी प्रियांशु, सब रिंग, ताकि क्वेश्चन में आपको सब कुछ का यूज पड़ेगा तो व्हाट हैपन न रहेगा। सब रिंग किसे कहते, जैसे आपने पढ़ा होगा, वहां नहीं लिखा होगा पातु बराबर, कि सब ग्रुप किसे कहते हैं। तो मान लो जी एक ग्रुप है और एच कोई भी एक सेट है, लेकिन एच अगर सब सेट है जी का तो एच को सब ग्रुप कहा जाता। तो यहाँ पर कह रहा सब रिंग, तो सब रिंग का परिभाषा हम मान लिया कि आर कोई भी एक रिंग है, और आर अगर एक रिंग है तो वह आर भी एक नॉन एम्प्टी सेट। और मान लिया एस कोई भी एक सेट है, लेकिन वह जो एस एक सेट है ना, वह एस सबसेट है आर का, तो एस को ही सब रिंग कहा जाता, और वह एस अपने आप में भी एक रिंग होगा। मतलब ए और बी कोई दो सेट है और ए सबसेट है बी का, इसका मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट बी में होगा। बी में ज्यादा हो सकता, लेकिन ए का जो भी एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट बी में होगा, तो ए को बी का सबसेट कहा जाता। 11 में पढ़ा था सेट थ्योरी। एक पढ़ा था आपने प्रॉपर सबसेट का मतलब होता वास्तविक उपसमूह। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता था कि ए और बी कोई दो सेट है, ए सेट का सब एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक आध गो एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना है, ए से ज्यादा है, तो बी ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता। सबसेट का साइन इस तरह से होता था, प्रॉपर सबसेट का साइन यह होगा, इधर से साइन लेंगे इस तरह से तो सुपर सेट हो जाएगा। तो समझो मुख्य रूप से आज भी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक का भी सवाल बनेगा, किताब का भी सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिक्स है बाबू। जब यही आप एमएससी करेंगे तो रिंग थ्योरी पर एगो पेपर हो जाता है 100 नंबर का। अभी पढ़े हम लोग रायमन इंटीग्रल, मान लो एगो ग्रुप पढ़ रहे तो वहां एगो पेपर हो जाता, थोड़ा विस्तार। तो सब रिंग का परिभाषा लिख लिया जाए, लिखो तो ए सब सेट, लिख बाबू खुद आता है तो कितना, ए सब सेट, ए सब सेट एस ऑफ ए रिंग, तो लिखते भी जाएंगे रिंग, रिंग मतलब आर कोई भी एक रिंग मान लिया, आर इज ए सब रिंग ऑफ आर। यह एस जो है ना यह सबसेट है, इसका मतलब हुआ बाबू दैट इज यह एस सबसेट है आर का, एस सबसेट है आर का। तो यह एस क्या है, अपने आप में एक रिंग होगा। आप यहां से कह सकते हो इफ यह एस इज इट सेल्फ, इट सेल्फ मतलब अपने आप, इट सेल्फ ए रिंग, वह एस भी एक रिंग हो। सब रिंग का यही कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है
लेकिन आप इसको बारीकी से बना सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह एक क्वेश्चन भी है, कहेगा कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, वह किसी रिंग का, वह एस सब रिंग है आर का, तब कहेगा कि ए और बी एलिमेंट है एस का, तब इंप्लाइज है ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। दूसरा केस रहेगा कि ए और बी एलिमेंट है एस का, तो इंप्लाइज है ए इंटू बी भी एलिमेंट है एस का। मतलब कह रहा है कि एस अगर सब रिंग है आर का तो यह प्रूव करो, और जो यह दो टर्म देंगे कंडीशन, इसको लेके बढ़ेंगे तो कहेगा एस सबसेट है आर का, एस सब रिंग है आर का। तो इसी का नाम हो जाता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। फिर कहेगा कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होगा। देखना क्वेश्चन बैंक में पूछता भी है कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होगा, दो सब रिंग का यूनियन भी एक सब रिंग होगा। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे थे ताकि हम लोग को क्लास में दिक्कत ना हो। तो सब रिंग के बारे में समझ गए। पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को कंसिलेशन लॉ, ध्यान दीजिएगा। कंसिलेशन लॉ का मतलब था, कल बताए थे, लेफ्ट कंसिलेशन लॉ और राइट कंसिलेशन ग्रुप में भी होता था, रिंग में भी होता। कंसिलेशन लॉ का मतलब था कि लेफ्ट कंसिलेशन मतलब लेफ्ट से कैंसिल कर दिया, राइट मतलब राइट, जैसे ए इंटू ए बी बराबर ए सी, देन बी बराबर सी, तो ए कट जाएगा तो उसको कहेंगे लेफ्ट कंसिलेशन। बी ए बराबर सी ए, तो ए कट जाएगा, बी बराबर सी, तो हो जाएगा राइट कंसिलेशन लॉ, जो हम आपको ग्रुप में भी बताए थे और सब ग्रुप के बारे में ही बताए थे। अब यहां पर एक आता है आइडियल। तो आइडियल दो प्रकार का होता है, आइडियल दो प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, और दोनों को मिला के आप सिर्फ आइडियल कह सकते हो। तो इस सब का यूज पड़ेगा। देखो ना क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो अगर मान लो आप आइडियल के बारे में जान जाते हो, रिंग के बारे में जान जाते हो, जब हम वहां लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और मैक्सिमम लैंग्वेज है, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं, आज पूरा मिली जुली बता रहे हैं बाबू। चलो यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोग को आइडियल। आइडियल लिखा जाता, आइडियल दो प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, दोनों को मिला के कह देंगे वह आइडियल है। मतलब आइडियल दो प्रकार का होता, एक होता है लेफ्ट आइडियल और दूसरा होता है राइट आइडियल। बहुआ लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, हेडिंग भी मारोगे। हम मान लिया कि कोई भी एक सब ग्रुप है और वह एस जो सब ग्रुप है ना, वह एस सबसेट है किसी भी रिंग का। तो आर कोई भी एक रिंग है, अगर वह लेफ्ट आइडियल होगा और राइट आइडियल होगा तो क्या होगा? अगर लेफ्ट का मतलब बायां तरफ से गुना करेंगे और राइट का मतलब दायां तरफ से गुना करेंगे। तो मान लो एस कोई भी एक सबसेट है, लेकिन वह एस नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट, लेकिन वह एस सबसेट है आर का, यानी एस का जो भी एलिमेंट होगा वह आर में होगा। मतलब जो भी एलिमेंट अगर एस में है तो वह आर में भी होगा। तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या होगा? तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हो यहां से, लेफ्ट आइडियल, तो लिखिएगा बाबू,
यह डिफिनीशन हम लिखा रहे हैं। लेफ्ट आइडियल लिखा जाए कि मान ले कोई भी एस है, वह एस सब ग्रुप है किसी भी रिंग का। तो लिखो बुआ, बाइनरी ऑपरेशन का 4 गो साइन, जोड़ घटाव गुना भाग। लेकिन हम सिर्फ 2 ही केस लेते थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन रिंग में दोनों साइन का काम पड़ेगा। तो मान लिया अगर यहाँ पर एस लिया, अगर वह सब ग्रुप है तो उसको आप एडिटिव सब ग्रुप भी कह सकते हो। तो लिखा जाए लेफ्ट आइडियल का परिभाषा, एन एडिटिव सब ग्रुप S of a ring R is said to be a लेफ्ट आइडियल। यह अगर लेफ्ट आइडियल कहलाएगा, इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग आर। कब? तो यहाँ पर लेंगे इफ मान लिया कि कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यहाँ से मान लेते इफ यह ए एलिमेंट है एस का और स्मॉल आर एलिमेंट है आर का, तब यहाँ से कहेंगे देन या इम्प्लाइज है। मान लिया कि ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, कैपिटल आर का, तो अगर लेफ्ट से गुना करेंगे तब यहाँ से कहेंगे आर इंटू ए। यह भी एलिमेंट होना चाहिए एस का, तो लेफ्ट से गुना किया आर इंटू ए, तो यही हो जाएगा लेफ्ट आइडियल। अगर आर को राइट से गुना करेंगे, राइट आइडियल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये लेफ्ट आइडियल, और यह हो जाएगा राइट आइडियल। तो राइट आइडियल का मतलब मान लेते हैं यहाँ से इफ यह ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, तो इम्प्लाई दैट यह ए इंटू आर एल्सो एलिमेंट एस का, तो यह हो गया लेफ्ट राइट आइडियल। मतलब अगर राइट से गुना किया आर राइट से और लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से किया तो लेफ्ट आइडियल, और राइट से करेंगे इधर दाहिनी साइड से करेंगे तो राइट आइडियल। लेफ्ट ए इंटू आर, ए इंटू आर इंटू ए, ठीक है याद किया। यह लेफ्ट से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा ए इंटू आर तो लेफ्ट और आर इंटू ए तो राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आज दोनों मिला के हो जाएगा आइडियल। मतलब आइडियल का परिभाषा कहेगा ना तो कहेंगे आइडियल वैसा हो जाए जो ए इंटू आर भी हो और आर इंटू ए भी हो। ठीक है, अब अगर यहां से कहेगा ना, अगर यहां से कहेगा आपको सिर्फ आइडियल के बारे में, तो आइडियल का मतलब हो गया इफ मान लो ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, तब कहेंगे देन ए इंटू आर एल्सो एलिमेंट एस का एंड आर इंटू ए एल्सो एलिमेंट एस का, तो इसी को कहा जाता है आइडियल। मतलब आइडियल का मतलब होली बाबू लेफ्ट भी हो और राइट भी हो, लेफ्ट भी हो और राइट भी हो। कल बताए थे ना बाबू, डिवीजन फील्ड को ही स्क्रू फील्ड कहा जाता था।
कल बताए थे हम आपको। तो एक आध क्वेश्चन भी थोड़ा लेते जाते हैं, समझ ना। बड़े अगर सब रिंग बताए ना बाबू, तो इस पर एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा, करा ए नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। मतलब आर कोई भी एक रिंग और एस कोई भी एक सबसेट है आर का। वह एस क्या है, सब रिंग है। आर इज ए सब रिंग आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ध्यान दीजिएगा, यह आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, या इसी को दूसरे केस में कहेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर। नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर आई डबल एफ लिखा जाए या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा जाए। इसी को शॉर्टकट में कहीं कहीं किताब में NaHC भी लिखा रहा। यहां से क्या करा क्वेश्चन कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। वह एस सब रिंग है किसी भी रिंग का, एस सब रिंग है आर का। तब कह रहा आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ। यहाँ कंडीशन है पहला नंबर कि मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तो इंप्लाइज ए माइनस बी आल्सो एलिमेंट एस का। मतलब ए और बी एलिमेंट है एस का, तो ए माइनस बी आल्सो एलिमेंट एस का। और सेकंड नंबर है कि ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तो ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट एस का। तो क्वेश्चन यहाँ क्या कहा बुआ, अगर यह एस अगर सब रिंग है आर का, तो हमको यह दोनों प्रूव करना है। मतलब इसको इफ लो, नेसेसरी बात का मतलब हुआ इसको क्वेश्चन लो तो यह प्रूव कर दो, सफिशिएंट में इसको क्वेश्चन लो तो यह प्रूव कर दो। नहीं समझा। तो एक बार हम लेंगे यहाँ पर नेसेसरी पार्ट, एक बार लेंगे सफिशिएंट पार्ट। लेकिन आप पढ़े थे ग्रुप, पढ़े थे एबेलियन ग्रुप, पढ़े थे सब ग्रुप, तो उस प्रॉपर्टी सब का हम यहाँ यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज। चलिए लिखते भी जाओगे बाबू। तो इसको हम बना रहे हैं आंसर। देखो हम मान लेते हैं फोर नेसेसरी पार्ट। तो हम नेसेसरी पार्ट में मान लिया कि एस कोई भी सब रिंग है आर का। मान लिया एस सब रिंग है आर का, तो हमको प्रूव करना है कि यह दोनों फिर लेंगे सफिशिएंट पार्ट। सारी लैंग्वेज है, बड़ा सरल तरीके से बता रहा है। तो नेसेसरी पार्ट में हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट या वी एज्यूम दैट कि एस सब रिंग है आर का। लिखो ना, लेट अस वी एज्यूम दैट, या इसको लेट अस वी सपोज दैट, हम मान लिया। यहां से दिया हुआ क्या कि यह एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। मान लो आर का एस सब रिंग है, तो एस के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट होगा, तो मान लिया कोई भी अगर एलिमेंट हम मान लिया और वह जब रिंग है, और हमने जब लिखाया था सब रिंग का परिभाषा
तो वहां मैंने कहा था एस एडिटिव सब ग्रुप है। तो एडिटिव का मतलब प्लस का केस। तो अब बताओ, जब आपने ग्रुप ही पढ़ा था तो वहां 4 गो लॉ पढ़ा था, क्लाउजल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ। अगर मान लो अगर ए एलिमेंट है एस का, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तब ना रिजल्ट 0। अगर बी एलिमेंट है एस का, तो माइनस बी भी एलिमेंट एस का। नहीं समझा? तो मान लिया कि एस अगर सब रिंग है आर का, तो एस के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो अगर हम यहां से मान ले सपोज अगर यह ए एलिमेंट है एस का, तो अब आप कह सकते हो माइनस ए एल्सो एलिमेंट एस का। अगर मान लिया कि बी एलिमेंट है एस का, तो माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का होबे करेगा एडिटिव के तहत। अब दोनों को अगर हम यहां से लें तो क्लाउजल लॉ से आप कह सकते हो, क्लाउजल लॉ का मतलब कि अगर हम मान लेते हैं यहां से, क्लाउजल लॉ में कह देंगे यहां से कि इफ कि अगर ए एलिमेंट है मान लो एस का है, और माइनस बी एलिमेंट है एस का, तब देन क्लाउजल लॉ ए प्लस माइनस बी बराबर यानी ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। और जब एस अगर सबसेट है आर का, इसका इतना, जब यहाँ पर बाबू मैंने कहा कि यह एस अगर सबसेट है आर का, जब एस का एलिमेंट है, तो आप कह सकते ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट आर का। नहीं समझे? गौर कीजिए, अगर एस सब रिंग है, एस अगर सबसेट है, तो एस का होगा तो आर का होबे करेगा, लेकिन आर का है तो कोई जरूरी नहीं एस का होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। क्या बाबू? अगर एस का होगा तो आर का ही होगा ही। तो मान लिया यहां से यह क्लाउजल लॉ से हम कह सकते हैं कि अगर ए एलिमेंट है एस का, बी अगर एलिमेंट एस का, तो क्लाउजल लॉ के केस से हो गए। अब सेकेंड नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पाथ होली ना हो, मान लो यह 2 पाथ लिया, यह भी एलिमेंट हो गया, बी का ही ना एडिटिव माइनस बी हो गया, तो बात बराबर है। और यहाँ ले लेते हैं हम लोग फिर यहाँ से एगिन बाय क्लाउजल लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लाउजल लॉ से, क्लाउजल लॉ में क्या पढ़ते हैं? मान लिया इफ अगर ए एलिमेंट है एस का और बी है एलिमेंट एस का, तो आप कह सकते हो देन, यहाँ देन लिखो या इम्प्लाई दैट ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। तो यह दोनों केस को पालन कर गया, नहीं कर गया बाबू? पहला दूसरा दोनों केस पालन कर गया, इसलिए आप कह देंगे यहां से देयरफॉर नेसेसरी पार्ट इज वेरीफाई या सेटिस्फाई, वेरीफाई या सेटिस्फाई। नेसेसरी पार्ट इज वेरीफाई लिखो या सेटिस्फाई लिखो या प्रूफ लिखो। नेसेसरी पार्ट यहाँ पर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। नेसेसरी पार्ट इज या नेसेसरी पार्ट ऑफ, ज्यादा ऐसे लिखो लगभग, नेसेसरी पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ, प्रूफ हो गया। अब सफिशियंट पार्ट लेंगे,
हुआ। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग फॉर द सफिशिएंट पाथ। तो सफिशिएंट पाथ में मान लो कि दो कंडीशन यहाँ पर दिया है। क्या दिया हुआ? लेटस वी टेक टू कंडीशन फर्स्ट और सेकंड। तो दो कंडीशन हम लोग को किताब में क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि मान लो दो कंडीशन हमको दिया हुआ है। यानी पहला नंबर दिया है कि इफ ए और बी एलिमेंट है एस का, तो इफ ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। और दूसरा नंबर में दिया हुआ इफ ए और बी एलिमेंट एस का, तो ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट। यह दो कंडीशन दिया है। तब हमको प्रूफ करना है, यह दो कंडीशन हमको दिया हुआ, तब हमको प्रूफ करना है कि वह एस जो सेट है ना, क्या वह एस सब रिंग है आर का। तो हमको यहाँ से प्रूफ करना है देन वी हैव टू शो दैट, सीध दिखा दो, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। यह आर सब रिंग है एस का। तो अब बताइए, अगर यहाँ पर हमको दो कंडीशन दिया हुआ, अगर दो कंडीशन दिया है तो मुख्य रूप से अगर हम इसको पालन करना चाहते थे, तो अब बताइए पहला नंबर यहाँ से क्या दिया है? यहाँ से वी हैव दिया हुआ है कि मान लेते इफ अगर ए और बी एलिमेंट है एस का, तो इम्प्लाइड ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। मतलब ए और बी एलिमेंट है एस का, तो ए माइनस बी एलिमेंट है एस का। अब अगर हम यहाँ से मान ले बाबू कि पुट बी बराबर, अगर ए मान ले, अगर बी को अगर हम ए मान लिया कि बी बराबर ए है, तो अब आप बताओ अगर ए एलिमेंट है, नहीं समझे, बी की जगह ए मान लिया, तब यहां से कितना हो जाएगा? तब यहां से कहेंगे, तब हम लोग यहां से कहेंगे, मान लेते हैं अगर यहां से लिया, तब यहां से क्या जाएगा? चूंकि बी की जगह मान लो ए देंगे, बी की जगह ए देंगे, यहां से कितना जाएगा? या ए और ए एलिमेंट है एस का, बी की जगह ए मान लिया, तब ए माइनस ए। उसे भी अगर ए एलिमेंट है एस का, तो माइनस ए बी होगा, बी है तो माइनस बी भी एलिमेंट होगा। आप यह भी कर सकते हो कि यह जो बी लिया ना, तो बी बराबर माइनस ए क्लाउजल लॉस है, माइनस एडिटिव इनवर्स। या बी की जगह अगर हम माइनस ए लिख दिया, मान लेते बी की जगह ए लिख दिया, तो इसके अनुसार कितना जगह कि ए और ए एलिमेंट है एस का, तो इसके अनुसार अगर देंगे तो ए माइनस ए का मतलब जीरो, जीरो एल्सो एलिमेंट एस का। यहाँ जीरो क्या है? आइडेंटिटी लॉ। जीरो यहाँ क्या हो गया? आइडेंटिटी लॉ। प्लस के केस में यह आइडेंटिटी लॉ को पालन कर गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे डियर फोर यह एस इज सेटिस्फाई इन आइडेंटिटी लॉ फॉर ए डी। कहीं कहीं यह भी लिख सकते बाबू, ए है तो माइनस ए, एडिटिव इनवर्स है ना, तो मेरा रिजल्ट जीरो होगा। क्लाउजल अगर प्लस के केस में ले तो ए प्लस बी, तो बी की जगह माइनस ए, लेकिन यहाँ वैल्यू पदार्थ हम बता दिया। अब हम मान लेते हैं पहला नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ दूसरा नंबर मान लिया बाबू कि दूसरा नंबर कि मान लेते हैं यहाँ से कि इफ या लेट जीरो एलिमेंट एस का और ए एलिमेंट एस का। जीरो मतलब आइडेंटिटी, कि जीरो एलिमेंट है एस का और ए एलिमेंट है एस का।
तब फॉर्मूला से आप यहाँ कह सकते हो देन या इम्प्लाइज है, जैसे ए और बी एलिमेंट है तो ए माइनस बी, अरे ए और बी एलिमेंट है तो हमारा क्वेश्चन में दिया ए माइनस बी, ए की जगह 0 मान लिया तो 0 एलिमेंट एस का ए, तो यह जगह 0 माइनस ए बराबर माइनस ए एल्सो एलिमेंट, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे निष्कर्ष निकल गया हमारा, इसका मतलब कि अगर मान लेते इफ अगर ए एलिमेंट है एस का तो इसका मतलब हो गया देन माइनस ए एल्सो एलिमेंट एस का। इसका मतलब यह किस लॉ को पालन किया, इनवर्स लॉ को, नहीं हो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तब ना रिजल्ट हो जाएगा 0। इसका मतलब आप कह सकते थे यहाँ पर देयरफॉर यह एस इज सेटिस्फाई फॉर इनवर्स लॉ फॉर एडिशन प्लस के केस में, या सीधे कह देंगे एडिटिव इनवर्स, यानी यह इनवर्स लॉ को पालन किया। खाली लैंग्वेज सरल भाषा में लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पर लेते क्लाउजल लॉ, बउआ क्लाउजल लॉ, तो क्लाउजल लॉ में क्या पढ़े थे कि ए और बी अगर एलिमेंट है तो ए प्लस बी एलिमेंट होना चाहिए, प्लस का केस क्लाउजल लॉ। तो क्लाउजल लॉ के तहत अगर हम यहाँ से मान लिया तीसरा नंबर, मान लेते हैं कि यह एडिटिव इनवर्स है, पहला और दूसरा से देख लिया, अगर ए एलिमेंट है एस का तो माइनस ए भी एलिमेंट होगा, अगर बी एलिमेंट है तो माइनस बी भी एलिमेंट होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि मान लो कि ए और बी एलिमेंट है तो ए प्लस बी होना चाहिए। अगर मान लेते सपोज यहाँ से मान लेते कि इफ या लेट कि बी एलिमेंट है एस का और ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है, अगर ए एलिमेंट है तो मान लिया यहाँ पर माइनस ए एलिमेंट है एस का, तब यहाँ से कहेंगे इम्प्लाइज है। आपने यही ना पढ़ा था कि ए और बी एलिमेंट है तो ए माइनस बी, इसके अनुसार मान लिया बी माइनस माइनस ए इतना बराबर बी प्लस ए एल्सो एलिमेंट एस का, यानी यह क्लाउजल लॉ को पालन कर गया। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह एस इज सेटिस्फाई फॉर क्लाउजल लॉ फॉर एडिशन, यह क्लाउजल लॉ को पालन कर गया प्लस के केस में। इससे मालूम चल गया बाबू कि एस सबसेट है आर का, जब एस सबसेट है आर का तो एस का सभी एलिमेंट आर में होबे करेगा, नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकल गया देयरफॉर यह एस इज ए सबसेट ऑफ आर, एस अगर सबसेट है आर का, इसका मतलब एस का जो भी एलिमेंट है, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एस इज कॉन्टेन इन एलिमेंट आर, मतलब जो एस में होगा ना वो आर का एलिमेंट होगा, वो आर का होगा ही।
पहुंच गया बुआ। अब बताइए यहाँ पर कि यह एस अगर सबसेट है आर का तो एस का सभी एलिमेंट आर में होगा। फिर मान लिया आर अगर रिंग है, आर रिंग है तो 8 गो लॉ को पालन कर रहा है, तो वह एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पालन करेगा गुना के केस में भी और प्लस के केस में भी। वह कम्यूटेटिव लॉ पालन करेगा गुना के केस में भी अरे प्लस के केस में भी। कम्यूटेटिव लॉ क्या, कम्यूटेटिव ग्रुप थोड़ी करा रिंग करा, कम्यूटेटिव लॉ पालन करेगा क्या, सेमी ग्रुप का मतलब 2 लॉ, क्लाउजर लॉ और क्लाउजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि वो कम्यूटेटिव लॉ पालन करेगा प्लस के केस में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों केस आ जाता है, दोनों केस आ जाता है। तो यह पालन कर जाएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी पालन करे। तो लैंग्वेज लिख लिया जाए, यहाँ पर बोल के लिखा देते हैं, लिखो तो यह एस का अगर एस सबसेट है आर का तो एस का सभी एलिमेंट आर में होगा, एस का सभी एलिमेंट आर में होगा। ठीक है, चलो तो फिर लिखो आर इज एसोसिएटिव यहाँ से एंड, तो लिख जाओगे राकेश, राकेश तुम लिखता नहीं यार, एंड गुस्सा कहा जाता है यार, आई लव यू बोलेगा तब तो शांत रहेगा। अरे रियांशु खाली गुस्सा आता है यार। चलो अरे यार धधक से पढ़ा रहे हैं, अरे धधक से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हम नहीं समझते, समझता तो राकेश है मेरा बाबू। चलो हो गया आपने ज्यादा हंसी मजाक में। देखो यार कैसे बच्चा पैदा करेगा यार। लिख बाबू एंड लिखा ना आर इज एसोसिएटिव, आर इज एसोसिएटिव विथ आर, मतलब समझ क्या मतलब, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब यह एसोसिएटिव लॉ होगा प्लस के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन गुना के केस में। लैंग्वेज था। फिर कह दिया कि यह जो आर है ना बाबू, यह कम्यूटेटिव लॉ है प्लस के केस में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा। तो फिर से लिखो उसी नीचे कि आर इज ए कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन। यह दोनों लॉ होगा तो कह देंगे यह एस जब आर है बाबू तो यह जो एस हुआ ना, एस भी एसोसिएटिव लॉ होगा प्लस के केस में गुना केस में। एस भी कम्यूटेटिव लॉ होगा प्लस के केस में और गुना के केस में। ठीक है, तब यहां से लिख देंगे हैंस, एक और लाइन में आप लिख सकते हो हैंस, तब एस इज आल्सो एन एसोसिएटिव लॉ फॉर, यह जो एस है ना वह एस भी एसोसिएटिव लॉ होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। या विथ रिस्पेक्ट टू नहीं भी चलेगा है ना, एस इज आल्सो एन एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एस इज आल्सो एन एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल, बात बराबर है। कम्यूटेटिव लॉ भी होगा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा, या एक में जो कहेंगे आल्सो या एस इज ए कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर
एडिशन प्लस के केस में, प्लस के केस में वह होगा, यानी दोनों केस हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस के केस में क्लास है। फिर यहाँ से कहेंगे यह जो सेकेंड कंडीशन है, यह सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा गुना के केस में। तो वह भी मेरा दिया था सेकेंड कंडीशन कि मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तो मैंने लिया था ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का, ठीक है। तो फिर इस लाइन लिख लो बाबू, यहां से लिखो द गिव्स कंडीशन टू समझ गया बाबू ना। दूसरा केस क्या दिया है कि ए एलिमेंट है एस का, बी एलिमेंट है एस का, देन ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। अभी मैंने दो कंडीशन बताया कि ए और बी एलिमेंट है एस का, तो ए माइनस बी भी एलिमेंट एस का, ए इंटू बी एलिमेंट एस का, तो ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट। यहाँ कर लीजिए द गिव या गिव्स कंडीशन सेकेंड है ना, इज सेटिस्फाई फॉर क्लाउजर लॉ न हो। मान लो ए और बी एलिमेंट है, ए इंटू बी एलिमेंट है एस का, क्लाउजर लॉ गुना के केस में बाबू, क्लाउजर लॉ हो गया गुना केस में। तो यहाँ से कह सकते हो कि द गिव्स कंडीशन टू इज सेटिस्फाई फॉर क्लाउजर लॉ, क्लाउजर लॉ ऑफ वाह मल्टीप्लीकेशन। तो 2 साल में कैसे रियांशु आप मेरा लैंग्वेज पकड़ लिए हो, हमसे आगे कैसे बोल देते हो कहने का मैंने, अरे पकड़ हुआ ना बाबू रे, इस क्वेश्चन पात्र में नहीं लिखा होगा, क्लास सर का इंतजार कर रहा है। चलो बाबू, तो मान लेते कि यह मल्टीप्लिकेशन केस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो एस है वह सभी लॉ को पालन किया, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यह एस इज सेटिस्फाई पढ़ लीजिएगा ना, यह हो गया सेटिस्फाई, एस इज सेटिस्फाई द ऑल कंडीशन, जो हमको 2 कंडीशन दिया था, द ऑल कंडीशन ऑफ रिंग के सभी कंडीशन को पालन कर गया। इसका मतलब वह एस सब रिंग है आर का, इसलिए कहेंगे हैन या देयरफॉर यह एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, हो गया प्रूफ आंसर। अब कल बताएंगे कि 2 सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होगा, थोड़ा से थोड़ी सबका यूज पड़ेगा। जब सबका क्लास नहीं होगा बाबू तो 4:30 पौने 5 भी जाएगा, समझ गए मेरी बात ना। तो से एग्जाम में सीटे अरे आगाज कर दिए ना, आज से चलो ना सिलेबस समाप्त। आओ सनम जाओ सनम, है ना। चलो ठीक है बाबू, फिर कल मिलते हैं, है ना।